हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौर में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिप्रेस चल रहे हैं। पूरी दुनिया भर में लोगों की बीमारी से जाने जा रही हैं और ऐसे में हमारे लगातार 2 दिनों में बॉलीवुड की 2 हस्तियों ने हमसे अलविदा कह दिया, इरफान खान और ऋषि कपूर साहब ने। तो मैं इनको अपनी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। ऊपर वाला इनको जन्नत में जगह दे। और ये दोनों बहुत ही बेशुमार शख्सियत, बहुत ही अच्छे अदाकार थे अपने ज़माने के। ऋषि कपूर को देख के तो हम लोग देखा जाए तो बड़े हुए हैं और इरफान खान की एक्टिंग का तो खैर कोई जवाब ही नहीं था। ये 2 दिन में 2 बॉलीवुड एक्टर्स हमारी बीच से चले गए हैं और ख़ास तौर पे इरफान खान साहब का जो लंदन से जो उन्होंने एक लेटर लिखा था उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो आई थिंक हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी लेटर है जिसको मैं समझता हूँ कि हर आदमी को रियलाइज़ करना चाहिए। तो उन्होंने ये लिखा था कि वो एक फास्ट ट्रेन में बैठे हुए चले जा रहे हैं और अपने ज़िंदगी की मंजिलें को छूने के लिए ज़िंदगी के कुछ लक्ष्य हैं, और तभी उनको पीछे से कोई आदमी आके उनके कंधे पे हाथ रखता है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन का टीटी खड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि क्या बात है भाई? तो टीटी कहता है कि आपकी मंजिल आ चुकी है, आपका स्टेशन आ गया, आपको यहीं उतरना है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत आगे जाना है, अभी तो मेरी मंजिल बहुत आगे है। उसने कहा नहीं सर, आई एम सॉरी, आपकी मंजिल यहीं है, आपको यहीं उतरना होगा। तो यही ज़िंदगी की सच्चाई है दोस्तों। हम सब अपनी ज़िंदगी में कितनी कामनाएं, कितनी ख्वाहिशें लेके आगे चलते रहते हैं, बट हमारा स्टेशन कब आखिर हो जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। तो यही हम लोग का मकसद है कि जब तक हम लोग इस ज़िंदगी में हैं, इस दुनिया में हैं, प्यार मोहब्बत का संदेश एक दूसरे को देते रहें, ताकि जब इस दुनिया से जाएं तो लोग हम लोगों को याद रखें। एज ए पॉजिटिव नोट के ऊपर हम लोगों की मेमोरीज लोगों के जहन में रहें। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बीमारी इरफान खान साहब को थी वो था न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ये एक बड़ी रेयर बीमारी है और मैं समझता हूँ कि इस बीमारी का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या है, इस बारे में लोगों को अवेयर कराऊं। और बहुत से मैं समझता हूं कि जो यंग इवन डॉक्टर्स हैं उनको भी के लिए भी ये टर्म बिल्कुल नहीं है कि भाई ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है क्या। समझ में तो आता है कि न्यूरो है और एंडोक्राइन, यानी कि नर्वस टिश्यू है और एंडोक्राइन टिश्यू है, बट ये कहाँ पे होता है, कैसे होती हैं, ये सेल्स क्या होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने वीडियो के माध्यम से जो आज पूरी इंडिया की जनता को मैं एटलीस्ट इतना तो अवेयर करूं कि भाई कैंसर की अवेयरनेस के बारे में कि भाई ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। हालांकि ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप का ट्यूमर नहीं है, बट क्योंकि रिसेंटली ये अभी डायग्नोज हुए हैं, रिसेंटली इस बीमारी से इनकी डेथ हुई, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। देखिए, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स ये हमारी पूरे बॉडी में होती हैं, फ्रॉम हेड टू टो। ये बॉडी के सारे पार्ट्स में हो सकती हैं, स्किन में होती हैं, लंग में होती हैं, गट में हो सकती हैं, एंडोक्राइन सेल्स में हो सकती हैं, फेफड़े में हो सकती हैं। तो यानी कि ये सेल्स बेसिकली ये नर्व टिश्यू होती हैं जो कि एंडोक्राइन, जब इनको नर्वस सिग्नल मिलते हैं तो ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम अलग है, एंडोक्राइन सिस्टम अलग है। नर्वस सिस्टम का काम होता है कि बॉडी से मोटर और सेंसरी इंपल्सेस देना या लेना, और एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है बॉडी में हार्मोन्स पैदा करना। ये सेल्स ऐसी होती हैं कि जो कि नर्व सिग्नल मिलने पर ये हार्मोन्स बॉडी को पैदा करती हैं और बॉडी में कई फंक्शंस में, डाइजेशन में, बॉडी के ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, बॉडी के ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में, बॉडी के पल्स रेगुलेशन में, हमारी डेली एक्टिविटी में इन न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब अगर किसी डीएनए की म्यूटेशंस की वजह से इन न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स में कुछ म्यूटेशन हो जाए तो ये सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं और ये एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेती हैं, जिसको कि हम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं। अब ये ट्यूमर्स बिनाइन हो सकते हैं, ये ट्यूमर्स मैलिग्नेंट हो सकते हैं, ये ट्यूमर्स बहुत ही रैपिड हो सकते हैं, बहुत ही जिसे कहिए कि फास्ट ग्रोइंग हो सकते हैं, और बहुत ही डॉर्मेंट टाइप के हो सकते हैं कि चुपचाप ये पड़े रह सकते हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि जो इरफान साहब को जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था ये काफी मैलिग्नेंट था, और ये मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अभी जैसे बता रहे हैं कि उनके कोलन के इन्फेक्शन से उनकी डेथ हुई है, तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में या कोई भी मैलिग्नेंसी हो तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, और क्योंकि ये
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर पेट में भी हो सकता है, कोलन में हो सकता है, पैनक्रियाज में हो सकता है, अपेंडिक्स में हो सकता है। तो हो सकता है कि ये ट्यूमर उनका स्प्रेड हो गया हो या यहाँ प्राइमरी ट्यूमर उनका उसी एरिया में रहा जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो अब इसके लक्षण क्या होंगे? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में जैसे कि किसी भी ट्यूमर में होता है कि जनरल जहां पर भी ट्यूमर होगा तो वहां पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, इंसान का वेट कम होने लगेगा जो कि इंटेंशनल नहीं होगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड से एसोसिएटेड है, जैसे कभी कुछ पैराथायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड है, थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड है, ये एड्रिनल ग्लैंड से एसोसिएटेड है, तो उन हार्मोन्स की वजह से भी इसमें इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। अब इसमें जो होगा कि आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस तो यूजुअली इनकी जो अगर आप कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कहें तो बायोप्सी के थ्रू ही होती है कि अगर आप पहले आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन यूजुअली सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन से किया जाता है। उसके बाद इस ट्यूमर को आइडेंटिफाई करके उसमें से बायोप्सी ली जाती है, और बायोप्सी के बाद इसको कंफर्म किया जाता है कि भाई ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर किस सेल्स की ओरिजिन से बना है और इसमें ये किस स्टेज में है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये बिनाइन है और इंसान को तंग नहीं कर रहा है तो ये बहुत डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रह सकता है और इंसान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर ये मैलिग्नेंट है तो इंसान को इससे परेशानी होती है, उसका वेट लॉस होता है और उसको सिम्टम्स आने लगते हैं, तो इसके लिए उसका इलाज उसको करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि इरफान साहब खान के आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा, इट्स ए वेरी रेयर डिसऑर्डर जिसको कि बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी कम हुई है और इसके पास लिटरेचर भी बहुत कम अवेलेबल था। तो लंदन के जिस अस्पताल में जाके उन्होंने इलाज कराया, तो इलाज की डिटेल्स तो हम लोग को नहीं मालूम है, बट इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर ये लोकलाइज ट्यूमर है और इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है तो इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और आसपास के टिश्यूज को भी निकाल दिया जाता है। बट अगर ये फैला हुआ है और इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का रोल आता है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि जो कैंसर्स की ड्रग्स होती हैं वो आपको साइकिल्स के थ्रू वेन्स में दी जाती हैं। दे आर वेरी हार्ड ड्रग्स जिसको कि बर्दाश्त करना पेशेंट के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से रेडिएशन दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी से भी इस ट्यूमर सेल्स को डीएक्टिवेट किया जाता है। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा अगर जो हार्मोन्स होते हैं तो हार्मोन्स को काउंटर करने के लिए उसको मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एड्रेनलिन या नॉरेड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा निकल रहे हैं तो फिर उसमें बीटा ब्लॉकर्स वगैरह के रोल आ जाते हैं। इसके अलावा जो इसका जो सर्वाइवल रेट देखा गया है तो इसमें अगर ये मैलिग्नेंसी है और इसको स्टेज 4 में चला जाता है तो इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 44% है, और मतलब 40 to 50% ही इसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट दिखाया गया है। अगर ये डॉर्मेंट पड़ा है या बहुत फास्ट ग्रोइंग नहीं है या इसको कहीं स्प्रेड नहीं हुआ है तो इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट तकरीबन 90% के आसपास दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बेसिक जानकारी थी जो कि मैं आपको देना चाह रहा था कि ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर सेल्स क्या होती हैं या कहाँ पर होती हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करती हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा। बट इन सारी चीज़ों से जो बढ़कर है वो मैसेज मेरा आज का ये है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इंसान के बहुत ख्वाब होते हैं, बहुत सारी वो प्लानिंग करता है, बट इसमें ज़रूरी ये है कि हम अपने ऊपर वाले को याद रखें, अपने साथ साथ अपनी ज़िंदगी के कर्तव्यों को निभाते चलें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पेंडिंग में ना छोड़ें कि साहब ये हम हो जाएगा तब हम खुशियाँ मनाएंगे। जो जो पल खुशी के आपको मिल रहे हैं उसको खुशियाँ मनाते चलें। ज़िंदगी को अपने परिवार के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ जीते रहें। लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें, यही मेरा संदेश है। अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी वीडियोस, यूजुअली मैं पीडियाट्रिक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो जैसा ही आप लोग ये वीडियो, जैसे ही आप लोग अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा तो वीडियो बनाते ही आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक डॉक्टर बेग को इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान।